आज हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी और एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में मेंस के पेपर 3 का हिस्सा है। और इसमें हम जो हमारी एक श्रृंखला थी वो 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी का जो इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स पर पड़े थे, जिसमें कि हम लोगों ने 1991 की पॉलिसीज के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके लगभग पाँच वीडियोज जो है आप लोगों के पास हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियोज आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई भी पड़ेंगे और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। ये इस टॉपिक का एडवांटेज आपको जहां एक तरफ मुख्य परीक्षा में भी मिलेगा, प्रारंभिक जो प्री एग्जाम है वहां भी आपको इसका फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर इकोनॉमिक्स की जरूरत होगी वहां भी आपके लिए ये फायदेमंद होगा। इंटरव्यू के दौरान भी इस टॉपिक के अंतर्गत, क्योंकि ये टॉपिक जो है 2-3 क्लासेस में होंगे, 2-3 अलग अलग वीडियोस में आपको बताए जाएंगे, तो उसको आप इंटरव्यू के दौरान भी उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम लोग चलते हैं। बात जो टॉपिक है जो हमने इसको डिजाइन किया है वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर चेंजेस, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, और उसको स्पेशली जो डिजाइन किया है वो सिंस 1991 से है। लेकिन इसमें लगभग सारे पहलुओं को जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर भारत में प्रभाव डालते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। एक अन्य तरीके से भी इसे देख सकते हैं, एलपीजी इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर कह सकते हैं कि भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं 1991 में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू की गई थी उसका इम्पैक्ट भारत के लगभग सभी सेक्टर्स पर पड़ा। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ा, इंश्योरेंस सेक्टर पर पड़ा, बैंकिंग सेक्टर पर पड़ा, स्टॉक मार्केट सेक्टर पर पड़ा, लोगों के जनजीवन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे अछूता रह सकता है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो प्रभाव पड़ा वो बहुत विस्तृत और बहुत व्यापक है और बहुत माइक्रो है, बहुत सूक्ष्म है। वो उस पर ज्यादातर लोग ध्यान भी नहीं दे पाते कि कैसे चीजों पर इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ हमारी कोशिश होगी 2-3 क्लासेस के दौरान कि आप लोगों को कि एलपीजी का इम्पैक्ट यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पर कैसे पड़ा, इसको आपको समझने में मदद करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज वो ये है कि देखिए भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत महत्व दिया जाता है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है भी। और हमारे एक और वीडियो में जिसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व, ये एक अलग टॉपिक था, उसमें हमने विस्तृत चर्चा की है कैसे एग्रीकल्चर जो है इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालता है। एक विस्तृत चर्चा आपको की गई है, शायद उसके भी 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में वो बताए गए हैं। तो यहाँ पर एक संक्षेप में आपको बता दें कि जैसे हमारे देश में एग्रीकल्चर का महत्व तो आप सीधे समझ सकते हैं कि भारत में अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। तो सबसे पहली चीज इसका इंपॉर्टेंस तो यही हो गया कि हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। दूसरी चीज अगर देखेंगे तो देखिए ये जो हमारे देश में जो भोजन की व्यवस्था है यानी न्यूट्रिशन यानी भोजन पोषण की व्यवस्था का इंतजाम भी एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है। तो रिड्यूसिंग इंडियाज मलन्यूट्रिशन कह सकते हैं। अब इसको ब्रॉड कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर आप अलग एक वीडियो में देख सकते हैं उसको। इसके अलावा भारत के जीडीपी के ग्रोथ को स्पर करता है यानी उसको बढ़ाता है, तेजी से बढ़ाने में भी ये मदद करता है। जबकि खुद एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ बहुत धीमा होता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ग्रोथ हो रहा है तो बाकी सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ तेजी से होगा। तो इसीलिए आपको बताया कि स्पर इंडिया जीडीपी ग्रोथ। इसके अलावा बहुत से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं या हमारे देश में जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देते, तो फॉरेन करेंसी भी हमें मिलता है उससे। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज है हमारे देश में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं। इन्हें कृषि से संबंधित जो चीजें, जो रॉ मटेरियल आते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारा कपड़ा उद्योग है, जूट उद्योग है, इसके
इसके अलावा कागज उद्योग है, ये सब बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है बहुत ज्यादा महत्ता है, बढ़ जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उस नेचुरल रिसोर्स को अगर प्रॉपर यूज कहीं होता है लोगों के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो आप देखिए वो सबसे अच्छा यूज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि ये जीवनदायी सेक्टर है, लोगों के जीवन जिंदा रहने के लिए जरूरी हो जाता है। तो प्रॉपर यूज ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज इज प्रॉपरली यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंसेज आप बना सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या महत्व है। अब जब ये सेक्टर इतना महत्वपूर्ण है तो स्वाभाविक है आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो जनता के जो प्रतिनिधि यानी जो हमारी जो संसद है, संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट से निकल के जो हमारी सरकार बनी है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें काम तो जनता के हित में करना है। तो 3 ऐसे मैंडेट हैं, 3 ऐसी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, एक तो है प्रोडक्शन इंपरेटिव। एग्रीकल्चर सेक्टर की 3 बड़ी आवश्यकताएं, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मैंडेट्स। पहला है प्रोडक्शन इंपरेटिव। प्रोडक्शन इंपरेटिव का मतलब क्या होता है कि हमको इतना प्रोडक्शन करना है अपने देश के भीतर, इतना प्रोड्यूस करना है एग्रीकल्चर कि हम फूड सिक्योरिटी का जो हमारा खाद्य सुरक्षा की जो हमारी मंशा है या खाद्य सुरक्षा का जो हमारा उद्देश्य है उसे हम पूरा कर सकें। तो प्रोडक्शन इंपरेटिव, इंपरेटिव मतलब आवश्यकता, जरूरत, मजबूरी, जो भी कहें। तो मल्टीपल मैंडेट का मतलब ये हुआ कि कई ऐसी जरूरतें हैं जिसके कारण हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत महत्व भी देना पड़ता है और उसमें समय समय पर बदलाव भी लाना पड़ता है, और उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं उनका सामना भी करना पड़ता है। तो इसीलिए जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे तो इसके इम्पैक्ट को एग्रीकल्चर पर भी देखना जरूरी हो जाएगा। तो देखिए, पहली मजबूरी क्या थी? प्रोडक्शन इंपरेटिव, कि प्रोडक्शन बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि लोगों को खाद्य सुरक्षा चाहिए, यानी लोगों को हर हाल में, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, महामारी हो, भोजन तो चाहिए खाने के लिए। तो फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए तो कैसे संभव होगा? जब उत्पादन बढ़ेगा, जब एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होगा। दूसरा, कंज्यूमर इंपरेटिव। कंज्यूमर इंपरेटिव का मतलब क्या होता है? जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी क्या जरूरत है कि हमें कम कीमत पर अनाज मिल सके, कम कीमत पर फल मिल सके, कम कीमत पर हमें अंडे मिल सके, कम कीमत पर हमें जो है मछली मिल सके, कम कीमत पर दूध मिल सके। जितने भी फूड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, सब हमारे लिए जरूरी है। तो कंज्यूमर इंपरेटिव हो गया। कंज्यूमर इंपरेटिव का मतलब समझ गए आप कि उपभोक्ताओं के लिए ये एक जरूरत है। तो सरकार क्या करती है? कीप प्राइस लो। तो सरकार की मजबूरी क्या हो जाती है? अब भाई हमारे देश में तो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को छोड़ दिया जाए तो निम्न मध्यम वर्ग और लो इनकम ग्रुप, यानी जिनकी आय बहुत कम है, उनकी आय इतनी कम है, जो रोज की उनकी जो आय है उसमें से बहुत सारा हिस्सा तो उनका भोजन में ही खर्च हो जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग एक सामान्य व्यक्ति का जिसकी आय बहुत कम है, अपनी आय का 55%, 55% ऑफ हिज डेली इनकम स्पेंड इन फूड, खाने पे खर्च कर देता है। तो सरकार की मजबूरी क्या हो जाती है कि उनके प्राइस को कम रखा जाए, यानी कीमत को कम रखा जाए। तो कीमत को कम रखने की मजबूरी भी, मैंडेट भी है। और तीसरा है कि जो ये काम कर रहे हैं, यानी वो फार्मर्स, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के वो लोग जो उत्पादन का काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो फायदा होना चाहिए, तभी तो वो मोटिवेट होंगे, तभी वो प्रेरित होंगे इस कठिन काम को करने के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा काम है एग्रीकल्चर का जिसमें कोई बहुत ग्लैमर नहीं है, रिस्क भी है ना। कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कभी कोई घटना घट जाती है, तो बहुत सारा रिस्क भी है। तो फार्मर्स को भी का भी वेलफेयर हो, ये भी एक इंपरेटिव, ये भी एक मजबूरी है। तो इसके लिए सरकार के सामने ये लक्ष्य रहता है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए। द इनकम ऑफ द फार्मर शुड बी इंक्रीज। अब देखिए, ये तीनों जो चीजें हैं ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। किसानों की आय बढ़ेगी
यानी कि आप प्रोडक्ट को महंगा करोगे, यानी कि चावल, गेहूं, दालें या ऑयल सीड्स या तेल उत्पाद जिसको भी आप महंगा करोगे तो कंज्यूमर्स को क्या होगा, महंगा मिलेगा। अभी मैंने बताया इतनी गरीबी है कि लोग तो 55% खाने में ही खर्च कर देते हैं। तो आप उसको महंगा, किसानों की भला करने जाते हैं तो कंज्यूमर का नुकसान होता है। और अगर हम प्रोडक्शन इंपरेटिव पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब उत्पादन बढ़ाओ, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, सिंचाई का खूब उपयोग करो, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करो, तो प्राकृतिक नुकसान हो जाता है, नेचुरल जो हमारा एनवायरमेंट है उसको नुकसान होने लग जाता है। तो इन तीनों चीजों के बीच संतुलन पैदा करना। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति आई, उसका इंपैक्ट इन सब जगहों पर देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या होगा कि विदेशी कंपनियां आएंगी, भारत में उद्योग लगाएंगे, भारत के जो उद्योग हैं वो विदेशों में भी जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि विदेशों की टेक्नोलॉजी, विदेशों की सोच, विदेशी एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में आएगा। भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो निर्यात भी होंगे और जो दूसरे देशों के बहुत सारे संसाधन हैं वो आयात भी होंगे, इंपोर्ट भी होंगे। तो इंपैक्ट तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर आएगा। कॉन्सेप्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसको चेंजेस भी उसमें लाने पड़ेंगे नई परिस्थितियों के अनुरूप। तो इसी कारण से जो एलपीजी है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे एग्रीकल्चर सेक्टर अछूता नहीं रह सकता बल्कि ज्यादा प्रभावित होने वाला है। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना, क्या दिक्कत आती है कि जब फार्मर्स के वेलफेयर की बात करते हैं तो उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। फार्मर्स को वेलफेयर देना तो सब्सिडी दीजिए, भाई सामान को सस्ता रखना है। देखिए इकोनॉमी में क्या चीजें लिंक हो जाती है। आपको ग्रेन को सस्ता रखना है, सस्ता रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत के खजाने में से फर्टिलाइजर सब्सिडी देना पड़ेगी। ग्रेन को सस्ता रखना है तो आपको सीड सब्सिडी देनी पड़ेगी, आपको जो है इरिगेशन सब्सिडी देनी पड़ेगी। ये सब पैसा कहां से निकल रहा है, भारत सरकार के खजाने से। तो सरकार के गवर्नमेंट पर्स को नुकसान पहुंचता है। दूसरा पहलू देखिए आप, अब किसानों को भले ही आपने उसको सब्सिडी दी, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को एक निश्चित आय उनके प्रोडक्ट का मिल सके, इसके लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करके रखना पड़ेगा। और उससे भी संतुष्टि नहीं हो पाती क्योंकि उतना फिर भी नहीं पहुंच पाता किसान तक, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस, उपार्जन मूल्य तय करना पड़ेगा कि चलिए एमएसपी से थोड़ा ज्यादा करके ही हम खरीद लेंगे आपसे। तो वो भी एक आउटपुट सब्सिडी के रूप में वो भी आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर इन सब का असर गवर्नमेंट पर्स पर होगा, यानी सरकारी खजाने पर होगा। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए फार्मर्स को ये सुविधाएं नहीं दी जाए तो उनका इनकम कम हो जाएगा। इनकम कम होगा तो वो उत्पादन के लिए उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो उत्पादन कम हो जाएगा। उत्पादन कम हो जाएगा तो फूड सिक्योरिटी कैसे दे पाएंगे, लोगों को खाना ही नहीं खिला पाएंगे, अनाज ही कम पड़ जाएगा, तो ये भी मुश्किल है। तो फार्मर्स को भी बढ़ावा देना है और उत्पादन को भी बढ़ाना है, फूड सिक्योरिटी को भी मैनेज करना है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी बचाना है। क्यों? क्योंकि आप उत्पादन को बढ़ा रहे हो। जैसे फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब पहली हरित क्रांति हुई तो उसमें यही तय किया गया कि भाई फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे, इसके अलावा उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है ना, इसका उपयोग करेंगे। तो उस समय जो ये तय किया गया, सिंचाई के साधनों का उपयोग करेंगे, कृषि टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का। अब ये सब चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे, कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट कहां पड़ा, मिट्टी यानी सॉइल पॉल्यूशन पे हुआ। उसका असर ये हुआ कि जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन था उस पर असर पड़ा, यानी वायु प्रदूषित होने लगे। और असर क्या पड़ा, तो जो मिट्टी की उर्वरकता थी, फर्टिलिटी थी, केमिकल फर्टिलाइजर के यूज करते करते उसमें कमी आने लगी, तो एनवायरमेंट भी उससे प्रभावित हो गया। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको बनाए और बचाए रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, हर तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। अब यहां पर मैंने आपको इसका सिग्निफिकेंस तो बता ही दिया कि भाई हमारे देश में एग्रीकल्चर का महत्व क्या है। तो इस महत्व को समझते हुए
यानी कि जब सरकार ने देखा कि ये बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें प्रोटेक्ट करना है, इसे बनाए रखना है, तो गवर्नमेंट ने जो है एक एजेंडा तय किया कि भाई हमें कुछ ना कुछ अतिरिक्त तो करना पड़ेगा। तो देखिए क्या एजेंडा तय किया, तो उन्होंने तय किया कि वी हैव टू डबल द फार्मर्स इनकम। हमको चाहे जो भी हो लेकिन किसानों की आय को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इस तरह से नीतियां तय करनी पड़ेगी, इस तरीके से हमें सब्सिडी देना पड़ेगा, अनाजों की कीमतों को इस तरह से तय करना पड़ेगा कि किसानों की आय बढ़े। तो उन्होंने एक मापदंड तय कर लिया कि यू हैव टू इंक्रीज और डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स। उसके लिए उन्होंने ईयर भी तय कर लिया कि भाई 2022 तक इनकम हमको डबल करके जाना है ना। दूसरी चीज और क्या करेंगे, तो दूसरा उन्होंने तय किया कि भाई कटिंग डाउन कॉस्ट। अब कटिंग डाउन कॉस्ट का मतलब जो उत्पादन का जो खर्चा है, जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करना है। तो कम कैसे करेंगे, तो जहां जहां पर किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो सब्सिडी के रूप में किया जा सकता है, या फिर अगर कहीं पर कोई नुकसान हो रहा है, कोई ऐसे लॉसेज हो रहे हैं, लीकेजेस हो रहे हैं प्रोडक्शन के दौरान, तो उसके लिए भी सरकार ने कुछ तय किए कि भाई आप लोगों का जो प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, क्या आपका बीज अच्छा नहीं है, क्या आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो प्रॉपर उस फसल के लिए उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो सॉइल टेस्टिंग वगैरह के लिए इंतजाम किया सरकार ने। इसके अलावा सब्सिडी तो दी ही, इरिगेशन सब्सिडी दी, सीड सब्सिडी दी। इसके अलावा जो बहुत से किसान जिनके ऊपर हैवी लोन था और उसे चुका नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्रेडिट सब्सिडी भी दी। तो कॉस्ट कटिंग किया, यानी कि कीमतों को कम रखने की कोशिश भी सरकार ने की। और क्या किया, तो अब सरकार ने ये सोचा कि केवल हम अनाजों के उत्पादन पर जोर देते हैं, ये भी ठीक नहीं। परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग जो हैं उनका काम करने का तरीका बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, क्योंकि इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। भाई लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन में तेजी आई, बहुत से लोग जो है लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ा, एक जगह से दूसरी जगह जो है उनका आने जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। अब लोगों की सोच में भी बदलाव आया। मैंने बताया भी था आपको कि जहां कभी पहले एक चैनल हुआ करता था, वहां पर सैकड़ों की संख्या में चैनल हो गए। जहां पर एक गाड़ी हुआ करती थी, एक कार हुआ करती थी, एक कंपनी की कार चलती थी, वहां पर 50 कंपनियों की कार भारत में आ गई। इसके अलावा जॉब सेक्टर में भी चेंजेस आए। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की हुई, प्रोग्रेस हुआ। तो लोगों की सोच बदल रही थी। तो सोच बदल रही थी तो भोजन का तरीका भी बदल रहा था। खाने पीने की चीजें जो हैं उसको कितना उपयोग किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, ये सब बदल रहा था। तो गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, ये भी एक बदलाव आया। एलपीजी के इंपैक्ट में आएगा ये कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। अब भाई पहले सीधा सीधा भाई गेहूं का उत्पादन करते थे, चावल का उत्पादन करते थे, ज्वार बाजरा का उत्पादन करते थे और बाकी चीजों को थोड़ा थोड़ा उत्पादन करते थे। अब ये क्या हुआ, अब उन्होंने कहा गेहूं, चावल, मोटे अनाज ये अपनी जगह पे उत्पादन तो होगा, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजों का उत्पादन करें जो लोगों के टेस्ट के अनुरूप भी हो और लोगों के न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है उसको भी बढ़ाए, और साथ ही साथ उन चीजों को हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। क्यों? क्योंकि बाजार खुला हुआ है, ओपन मार्केट, आप विदेशों में भेज सकते हैं। तो देखिए फलों का उत्पादन, फलों की खेती ज्यादा होने लगी, फूलों का उत्पादन, फ्लावरिंग होने लगा, फूलों की खेती ज्यादा होने लगी। इसके अलावा वेजिटेबल, सब्जियों का उत्पादन होने लगा। इसके अलावा मछली का उत्पादन बढ़ गया, अंडों का उत्पादन बढ़ गया, चिकन का उत्पादन बढ़ गया, यानी डाइवर्सिफिकेशन हो गया। यानी अब केवल अनाजों के ऊपर ही केवल निर्भरता नहीं रही, बल्कि दूसरे फलों और सब्जियों के उत्पादन पर भी काफी ध्यान दिया गया। तो यहां पर एक चीज स्पष्ट हो गया कि अब भारत में जो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस का असर केवल इकोनॉमिकल ही नहीं हुआ, साइकोलॉजिकल भी हुआ, मनोवैज्ञानिक इंपैक्ट भी हुआ। लोगों के सोचने, खाने, रहने और उनके व्यवहार के तरीके में भी बदलाव आया। तो मनोवैज्ञानिक बदलाव आया। उस मनोवैज्ञानिक बदलाव का इंपैक्ट
इकोनॉमी पर गहरा हुआ और खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो अभी जब हम आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। अब देखिए क्या होता है कि लोगों के आय की संरचना में बदलाव आता है। देयर इज ए चेंज इन इनकम स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल। ये तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के आय की संरचना में बदलाव आया। 1991 से पहले या 1991 में लोगों की आय और 2019 में लोगों की आय में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। यहां तक कि 1991 की नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तुरंत बाद से ही लोगों की, अधिकतर लोगों की आय में परिवर्तन होना शुरू किया, यानी तेजी आनी शुरू हो गई। तो आय में जब बढ़ोतरी हुई, जैसे अभी मैंने 2019 का आंकड़ा लिखा है 1,35,048 रुपए का, ये जो है 2019 का आंकड़ा है, जो कि 99 और 1991 में देखेंगे तो बहुत कम हुआ करता था। तो लोगों की आय 1991 और उसके बाद फर्दर कुछ सालों में 2000 में, 2005 में, 2010 में आय में जो बड़ा बदलाव आया, उसका इम्पैक्ट लोगों के भोजन के तरीकों पर आया। तो उसका इम्पैक्ट भोजन के तरीकों पर आया। अब कैसे इम्पैक्ट आया, तो देखिए, जब लोगों की आय बढ़ी तो लोग केवल अब मोटे अनाजों, यानी कि जो मोटे अनाज होते थे केवल उसी पर निर्भर नहीं रहे, या केवल चावल गेहूं का ही केवल वो उपयोग नहीं करने लगे, बल्कि उनकी सोच में बदलाव आया और वो उन चीजों का भी उपभोग करने लगे या उन चीजों का भी कंजम्पशन बढ़ा जिनका कंजम्पशन पहले कम हुआ करता था। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि चेंज इन द कंजम्पशन बास्केट। क्या चेंज आया? कंजम्पशन बास्केट में चेंज आया। कंजम्पशन बास्केट का मतलब क्या हुआ? एक बास्केट जिसमें कि भोजन की बहुत सी चीजें रखी हुई है। पहले 1991 या इसके आसपास के वर्षों में इस भोजन की चीजों में ज्यादातर लोग चावल, गेहूं या मोटे अनाजों का उपयोग करते थे। अब देखिए, इस बास्केट में और भी चीजें आ गई हैं। क्या क्या चीजें आ गई? दूध आ गया, मछली आ गई, मीट आ गया, इसमें अंडे आ गए, इसमें चिकन आ गया, इसमें सब्जियां आ गई बहुत तरह की, इसमें फल आ गए। अब बास्केट चेंज हो गया, बास्केट बहुत तरह की चीजों से आ गया। ठीक, ऑयल सीड्स आ गए। तो अब ये जो बास्केट चेंज हुआ तो लोगों के, पहले ही मैंने बताया कि इनकम का स्वरूप बदल रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। आय बढ़ने के साथ साथ जो है उनकी सोच में भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं, उनको नए नए जो है टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट भी आ रहे हैं, विज्ञापन भी दिखाया जा रहा है, नए नए प्रोडक्ट उनके सामने लाए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? लोगों की सोच बदल रही है। अब वो उन्हीं सब ढर्रे पे नहीं चलना चाहते जो पुराना था। तो ये देखने को मिला कि जो लोग थे वो अब केवल सीरियल्स, यानी जो मोटे अनाज या जो पारंपरिक भोज्य पदार्थ थे, केवल उन्हीं का उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि उन पदार्थों का भी उपयोग करने लगे जो उस बास्केट में मौजूद था। क्या चीज? कौन से पदार्थ? तो मिल्क, दूध का उपयोग बढ़ गया, सब्जियों का उपयोग बढ़ गया, फलों का उपयोग बढ़ गया, और साथ ही साथ दूसरे जो चीजें थी उनका उपयोग भी बढ़ने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्पैक्ट के कारण जो एक लोगों के स्वभाव में बदलाव आया, उसके कारण लोगों के जो खाने पीने की जो प्रवृत्ति थी उसमें बदलाव आया, जिसके कारण लोगों का जो कंजम्पशन के लिए जो एग्रीकल्चर या क्रॉप कंजम्पशन था उसमें चेंजेज आए। तो क्या इनका इम्पैक्ट फार्मर्स के प्रोडक्शन पर नहीं पड़ेगा? आप समझ सकते हैं, पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। कि जब लोग सब्जियों का ज्यादा खपत करेंगे तो किसान किस लिए प्रेरित होंगे कि यार सब्जियों का उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि लोग सब्जियां खा रहे हैं। अगर लोग फलों का ज्यादा खपत कर रहे हैं, फल ज्यादा खा रहे हैं, फलों की खपत बढ़ गई, तो किसान क्या करेंगे? फलों का जो है उत्पादन बढ़ाएंगे। अगर किसानों को ये लग रहा है कि ये जो हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, दूध की खपत बढ़ रही, तो किसान जो है दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे, दूसरे प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्शन का जो तरीका था और जो प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स थे, उनमें भी बदलाव आने शुरू हो गए। तो इससे फार्मर्स के
इनकम के नेचर में भी बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले आप गेहूं चावल उत्पादन करते थे और केवल उसी में आपको जो इनकम होती थी उसी को बेच के आप खाते थे। अब क्या कर रहे हैं आप? सब्जियां भी उत्पादित कर रहे हैं, फल भी उत्पादित कर रहे हैं, और इन सब के कारण क्या हो रहा है कि आपकी आय में बढ़ोतरी आ रही है। तो ये एक बड़ा चेंज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को आया। तो यहां पर ये पता चल गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये जो कंजम्पशन बास्केट में चेंज आया, उससे किसानों को उत्पादन का एक इनपुट मिला, उत्पादन करने का एक इनपुट मिला कि हमें क्या चीज उत्पादित करना चाहिए, और उसी के अनुरूप उनमें बदलाव आने लगा। और एक चीज देखिए आप, बदलाव कितना बड़ा बदलाव आता है। ठीक, पहले जो थे लोग ज्यादातर यूज करते थे सीरियल्स, यानी अनाजों का उत्पादन ज्यादा करते थे। अब उदाहरण से आप देखिए कि जहां ये जो उत्पादन था 1977 से लेकर 1999 तक का स्थिति के बारे में ये बता रहे हैं। 19 तो इसमें 1991 का ईयर भी कवर हो जाएगा। तो इस बीच में देखिए कैसे चेंज आता था। पहले लोग खाते पीते थे साल भर में 192 केजी इन 1 ईयर, 360 डेज, लगभग 400 ग्राम के आसपास आएगा ये अनाज का अनुपात। तो 192 किलो अनाज की खपत करते थे पर पर्सन है ये। कब तक? लगभग मान के चलिए आप 1990-91 के आसपास। और इसको आगे ले जाएंगे जब 1999-2000 में आप पहुंचेंगे तो ये घटकर हो जाता है 152 केजी। मतलब क्या हुआ कि सीरियल्स का जो खपत था लोगों में वो कम हो गया, यानी लोग इसकी भरपाई किसी दूसरी चीज से करने लगे, यानी दूसरी चीज उनके भोजन का हिस्सा बन गया। तो ये एक चेंज आया। तो क्या इसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर नहीं होगा? होगा। इसी तरह से देखिए, अब ये रूरल एरिया का मैंने बताया 192 192 से 152 हो गया। और अर्बन एरिया में जाएंगे तो आपको शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो थोड़ा कम खाते होंगे शायद, तो 147 केजी, 147 किलोग्राम साल भर में खाते थे, ये घटकर हो गया 125 केजी, 125 केजी। यहां भी कम हुआ है ना, लगभग 21 किलोग्राम पर ईयर खपत कम हो गई। और यहां पर जो है लगभग 40 किलोग्राम खपत कम हुई। तो इस खपत में जो रिडक्शन है वो रिडक्शन किस कारण से हो रहा है? वो रिडक्शन इस कारण हो रहा है कि लोगों का जो भोजन का तरीका है, खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें बदलाव आ रहा है। इसके कारण क्या होता है? देखिए प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। इसका इंपैक्ट ये होता है कि कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स ऑन अदर हैंड इंक्रीज्ड बाय 553%। क्या? फलों का जो कंजम्पशन है वो 553% बढ़ गया, 553%। ठीक, वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है, यानी जो खपत है, प्रोडक्शन तो बात की बात है, जो खपत है 167% बढ़ गया वेजिटेबल्स का। लोग सब्जियां ज्यादा खाने लगे, फल ज्यादा खाने लगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का जो खपत है, कंजम्पशन है, 105% बढ़ गया। एंड मीट, एग, फिश, इन सब का जो खपत है, कंजम्पशन है, लगभग 85% रूरल एरियाज में। ये जो मैंने आपको बताया रूरल एरियाज में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ गया, शहरी क्षेत्रों में भी लगभग इसी के आसपास अंतर है। तो क्या आंकड़े बताया मैंने? एक जनरल आइडिया के लिए बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम ये 100% बिल्कुल इतना ही होगा। ये एक जनरल आइडिया के लिए है कि इसके आसपास के आंकड़े होंगे कि क्या चीज सबसे ज्यादा बढ़ा। तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा फ्रूट्स का, 5 गुना, जितना खाते थे 5 गुना लोग ज्यादा फल खाने लगे। लगभग वेजिटेबल्स का लगभग 2 गुना खपत बढ़ गया, 167%। लगभग इसके अलावा जो मिल्क और मिल्क का जो प्रोडक्ट है उसका 105% जो है खपत बढ़ गया। अंडे, मछली और मीट इत्यादि का लगभग 85% रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में लगभग इसी के आसपास खपत जो है बढ़ा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर फ्रूट, वेजिटेबल्स, एग्स, फिशेज, इन सब का जो कंजम्पशन और बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो सीरियल्स हैं उनका कंजम्पशन कम हो रहा है। तो अभी तक आपने ये देखा है
कि सीरियल्स का कंजप्शन कम हो रहा है और जो हाई वैल्यू फूड हैं उनका कंजप्शन भी बढ़ रहा है, और उसी के अनुरूप किसानों को अपने उत्पादन को बढ़ाने का मौका भी मिल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है फार्मर्स के लिए। तो 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी कहें, एक नए किस्म के अपॉर्चुनिटी अवसर किसानों को देते हैं, जिससे कि अब किसान अपने आप को ये जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है, यानी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर मतलब जिसकी ज्यादा कीमत मिलने की संभावना है, तो ऐसे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने का उनको अवसर मिलता है, इससे उनको आय बढ़ाने का भी अवसर मिलता है। दूसरी तरफ जो काम में विविधता आएगी, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर में पहले तो एक ही तरह का काम हुआ करता था कि भाई गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है या चावल का प्रोडक्शन हो रहा है, अब आप सब्जियां भी उत्पादित कर रहे हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जैसे आप मुर्गी पालन कर रहे हैं या फिशिंग मछली उत्पादन कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के नए नए सोर्सेज भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो किसानों को यहाँ पर एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का मौका मिल रहा है, दूसरा अपने आप को अपने इनकम को बढ़ाने का मौका मिल रहा है, और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से कंजम्पशन बास्केट चेंज हो रहा है, उस बास्केट के अनुरूप जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं उनके अनुरूप अपने उत्पादन में विविधता लाने यानी डाइवर्सिफाई करने का भी मौका उनको मिल रहा है। अब एक और चीज हो रहा है कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है भारत में 1991 में, और उसके कारण जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट एडॉप्ट करती है, तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी लगाई गई, तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ा, यानी शहरीकरण बढ़ा। शहरीकरण बढ़ने का मतलब ये हुआ कि लोग रूरल एरिया से पलायन करके शहरी क्षेत्रों में आकर रहने लगे। तो जब अर्बनाइजेशन बढ़ा, शहरी क्षेत्रों में आकर रहने लगे, तो उनके जो भोजन का पैटर्न था, उनका जो खाने का जो तरीका था, उसमें भी बदलाव आया। तो क्या चेंज आता है? तो अर्बनाइजेशन भी इंपैक्ट करेगा लोगों के कंजम्पशन पैटर्न, फूड कंजम्पशन पैटर्न पर। तो क्या चेंजेस, क्या कंजम्पशन बढ़ जाएगा? दालों का जो कंजम्पशन वो बढ़ेगा, पल्सेज, एडिबल ऑयल्स जो खाने का तेल है उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियां हैं, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, फ्रूट्स, मिल्क, मीट्स, एग, फिश, इन सब चीजों का कंजम्पशन जो है अर्बन एरियाज में बढ़ जाता है। किस कारण से? अर्बनाइजेशन के कारण। तो जब अर्बनाइजेशन के कारण ये डाइटरी चेंज होते हैं, यानी लोगों के डाइट में बदलाव आता है, जिसका इम्पैक्ट फैमिली पर भी पड़ता है, और लो इनकम ग्रेड के लोगों पर भी पड़ेगा, हाई इनकम ग्रेड के लोगों पर भी पड़ेगा। ये अलग बात है कि जो पेस ऑफ चेंज है, यानी गति, परिवर्तन की जो गति है, यानी फूड बास्केट में जो चेंज के परिवर्तन की गति है, वो हाई इनकम ग्रेड, जो ज्यादा आय वाले लोग हैं, उनमें इसकी गति ज्यादा होगी, और जो लो इनकम वाले लोग होंगे उनमें इसकी गति कम होगी। ये जो डाइटरी चेंज हो रहा है, यानी फूड जो आप चेंज हो रहा है धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में, जिसका इम्पैक्ट फार्मर्स के लाइफ स्टाइल पे पड़ रहा है, उनके प्रोडक्शन पे पड़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट अर्बन लाइफ पर भी पड़ रहा है, रूरल लाइफ पे भी पड़ रहा है। तो अगर इसको एक अलग नजरिए से जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया और देखा कि इसका न्यूट्रिशन पे भी असर पड़ा। गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज हैं, इनका न्यूट्रिशन पे भी असर पड़ा, यानी कि उनका जो पोषण है उसमें भी सुधार हुआ। तो एक आंकड़े के मुताबिक ये पाया गया कि 91-92 में जो 1991-92 में जो न्यूट्रिशन का जो स्टेज था, न्यूट्रिशन का जो स्तर था, वो था 45.1% जो है वो लोग मल न्यूट्रिशन थे अर्बन एरियाज में। नहीं, 45.5% जो है मॉडरेट मल न्यूट्रिशन का जो एरिया था वो था। और वही चीज 2001 में, अब मैं यहाँ पर दो आंकड़े एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 91-92
और इसका कंपैरिजन करेंगे 2001 में, यानी 91-92 को कंपेयर करेंगे 2001 में। 91-92 में जो मल न्यूट्रिशन, मॉडरेट मल न्यूट्रिशन, अब मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण में भी दो स्तर है, एक सीवियर होता है ये बहुत ज्यादा कुपोषित है, और मॉडरेट होता है थोड़े कुपोषित है, मतलब थोड़ा जो है उनमें कुपोषण का स्तर थोड़ा अभी ज्यादा है, लेकिन वो ठीक किया जा सकता है। तो मॉडरेट जो मल न्यूट्रिशन था वो इन 10 सालों में घटकर 45.1% से रिड्यूस होकर 41.3% हो गया। दूसरी तरफ जो सीवियर मल न्यूट्रिशन था, जो सीवियर था वो 11.1% से घटकर वो नीचे चला गया, वो घटकर चला गया 6.4% पे, 6.4% पे चला गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसके कारण से मल न्यूट्रिशन के स्तर में भी बदलाव आया, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ और भी चीजें चेंजेस होते हैं कि एक्सपोर्ट चेंजिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, यानी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट का अपने आप में एक रिलेशन है, क्योंकि पहले जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो ज्यादातर एक तो पहले तो एक्सपोर्ट होता ही बहुत कम था, है ना, क्योंकि जब इकोनॉमी क्लोज्ड होगी तो एक्सपोर्ट भी कम होगा, इंपोर्ट भी कम होगा। ये सब चेंजेस तो इसलिए आए क्योंकि हमने अब ग्लोबलाइजेशन कर दिया, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो हमने टैरिफ रेट्स में बदलाव कर दिए, विदेशी कंपनियों को भारत में निर्यात करने की छूट दे दी और भारत की कंपनियों को भी भारत के बाहर निर्यात करने की छूट दे दी। तो दोनों तरफ से जो निर्यात का जो आंकड़ा है या आयात का आंकड़ा, इंपोर्ट का आंकड़ा है, उसमें बदलाव आया। तो ये आंकड़ा देखिए आप 1980 में जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट था वो 7.4% कंट्रीब्यूट करता था। 1990s में यानी 1980 से 90 तक का आंकड़ा है ये। 1990 के बाद 1990s में यानी 91, 92, 93, 91, 92, 93, 94 में ये आंकड़ा देखिए बढ़ के चला गया 10% के आसपास, 10.1%, यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी अपने आप में ये हमारे विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी के कमाने का एक जरिया बन गया। तो फॉरेन करेंसी की जो क्राइसिस थी, जो मैंने बताया है आपको एक वीडियो में 1990 के आसपास, उसको दूर करने में एक्सपोर्ट में इसका एग्रीकल्चर का योगदान है, और एग्रीकल्चर जो है उसमें हाई वैल्यू जो फूड है उनका भी योगदान है। तो हाई वैल्यू फूड से मतलब क्या है यहाँ पर, अब देखिए आपको मैंने बताया कि पहले तो लोगों के कंजम्पशन के तरीके में बदलाव आया, इसके कारण जो फार्मर्स हैं उनने अपने उत्पादन के तरीके में भी बदलाव लाया, उत्पादन की जो चीजें थी उनको बदली। अब जो उत्पादन में देखिए क्या चीजें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिव स्टॉक, फिश, एग, ये सब चेंजेस आ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट में इन सब चीजों का अब जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। मसालों का उत्पादन बढ़ गया, है ना, स्पाइसेस का उत्पादन बढ़ गया, काजू का उत्पादन बढ़ गया, तो इन सब चीजों का निर्यात करने की दर भी बढ़ गई। तो 1981-82 में ये जो चीजें हैं हाई वैल्यू फूड वाली, 81-82 में ये लगभग $320 मिलियन का हमने निर्यात किया था 81-82, ये क्लोज्ड इकोनॉमी के दौरान। और 2000 में 1999-2000 में देखिए ये बढ़ के कितना हो गया 1125 मिलियन, यानी कि लगभग 350% का ग्रोथ आ गया, 350% का ग्रोथ, 1125 मिलियन डॉलर की इनकम हो गई। तो कहां 81-82 में 320 मिलियन डॉलर, और कहां 1999-2000 में 1125 मिलियन डॉलर। तो इस तरह से ये जो हमारे पास जो एक्सपोर्ट का जो जरिया था, एक्सपोर्ट से होने वाली जो आय थी वो भी हमारी बढ़ी, और इसका एक उदाहरण मैंने यहां पर दिया। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड रिस्क। अब लेकिन है क्या, जब हाई वैल्यू एग्रीकल्चर हम प्रोड्यूस करते, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, या मान लीजिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कि फिश प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, चिकन का वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, चिकन मीट, या फिर मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब ये इनकी क्या रहती
रहती है कि इनकी लाइफ भी कम रहती है। अगर इसको प्रोसेस नहीं करेंगे, प्रॉपर इसको पैकेजिंग नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो रिस्क भी बहुत बढ़ गया। तो रिस्क बढ़ा, हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल रिस्क। अब किसान, छोटे किसान तो इस रिस्क को झेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहली चीज तो ये कि इन चीजों को उत्पादन करेंगे तो उसे जल्दी बेचना पड़ेगा, तो मार्केट चाहिए तुरंत, एकदम इमीडिएट मार्केट। निर्यात करना है तो उसके लिए बहुत सारे आपको संसाधन चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहां पर एक नई चीज डेवलप हो गई, इनोवेशन हुआ, नई चीज। अब फिर ये भी एक इम्पैक्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। क्या इम्पैक्ट आया? तो देखिए नई नई संस्थाएं बनी इसमें, और एक नया एग्रीकल्चर का तरीका डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैंने पहले ही बताया है और खासकर आप लोगों ने पढ़ा भी है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत कि प्राइवेटाइजेशन जब हुआ तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में को भी ओपन किया गया। कोई भी विदेशी कंपनी या देश की कोई भी कंपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकती है। एफडीआई जो है उसको जो है बढ़ाया गया, 100% तक कर दिया गया। तो कोई भी कंपनी भारत में फूड मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उससे माल तैयार कर सकती है और बेच सकती है, एक्सपोर्ट भी कर सकती है। इससे देश को फायदा था, तो इसीलिए उन्होंने ओपन किया। अब इस सेक्टर में कई चेंजेस होने लगे। इस सेक्टर में जब चेंजेस शुरू हुए तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनियों ने, जो निजी कंपनी थी। मान लीजिए कोई मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी थी, तो उनने किसानों से कंडक्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप दूध का उत्पादन कर रहे हैं, आप इतना दूध इतने समय में हमें दीजिए, हम आपको पहले से ही पेमेंट कर देंगे। तो किसानों की आय क्या हो रही है? निश्चित हो रही है और बढ़ रही है। दूसरा, कुछ ऐसी थी जो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी थी, या मान लीजिए कोई दूसरा फूड इंडस्ट्री उन्होंने खोला, तो उन्होंने भी किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया, उनकी जो जमीन थी, उनकी जो लैंड थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में छोटे किसानों का महत्व ज्यादा नहीं था। ये कमी है, ये ड्रॉबैक है। और हमारे देश में 81% से ज्यादा तो छोटे किसान ही हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है। तो इसका एडवांटेज ज्यादा किसको मिल पाएगा? बड़े किसानों को मिल पाएगा। तो ये चीज ध्यान देने का। इसका जब हम ड्रॉबैक बताएंगे आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म जो भी हुआ, तो वहां पर हम इसका जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक चेंज आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में बहुत तेजी से बढ़ा और बहुत सारे ऐसे संस्थाएं स्थापित हुई, जैसे एक मैंने यहाँ लिखा है NCAP, यानी नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड पॉलिसी। ठीक है, ये एक संस्था हो गई। ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने वाली कंपनी है। फिर एक है IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी एक कंपनी होगी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। नेस्ले इंडिया, ये तो बहुत ही फेमस है, आप लोग इसके मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, नेस्ले इंडिया। वेंकटेश्वर हैचरीज लिमिटेड, वेंकटेश्वर, ये क्या करते थे? ये अंडे और ब्रॉयलर्स, मतलब ब्रॉयलर्स जो होते हैं, यंग चिकन्स, उसका मांस जो है, अंडे का व्यापार करते थे, अंडे उत्पादन करते थे, अंडे को जो है प्रॉपर मैनेज करके उसको निर्यात करने वाली कंपनियां, या भारत में जगह जगह बेचने वाली कंपनी। या फिर ये ब्रॉयलर्स का उपयोग करते थे, चिकन। तो किसानों से इन्होंने जो चिकन का उत्पादन या अंडे का उत्पादन करते थे, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे एक निश्चित मात्रा में उन्होंने जो है अंडे या चिकन लेना शुरू किया। इसी तरह से ये नेस्ले इंडिया ने बहुत सी कंपनियों से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया और उनसे गेहूं या जो है गेहूं लेना या चावल लेना, जो भी उनको जरूरत की चीज होगी उनकी इंडस्ट्री के लिए, वो लेना उन्होंने शुरू किया। तो इस तरह से भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या हुआ? पहले क्या होता था कि किसान अपने सामान को, यानी उन्होंने जो उत्पादन किया उसको बेचने के लिए उन्हें मंडी तक जाना पड़ता था। मंडी तक ले जाना भी मुश्किल होता था, इस बीच में कई बार नुकसान भी हो जाता था उनके फसल का। अब उनका ये तय हो गया कि वो उनका जो भी उत्पादन होगा इन इंडस्ट्रीज को जाएगा और उसकी जो रेट उन्होंने पहले तय कर रखा है वो निश्चित उनको मिलेगी। इससे उनकी आय जो है निश्चित हो गई, फिक्स हो गई और बढ़ भी गई। तो ये एक फायदा इसमें हुआ और इस चीज का फायदा पब्लिक को भी मिला।
पब्लिक को कैसे मिला कि देखिए ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, उस चीजों को प्रोसेस भी कर सकते थे, उसको न्यूट्रिएंट के फॉर्म में यानी उसको ज्यादा पोषक भी बना सकते थे। तो जब इन्होंने इन सब चीजों में चेंजेस लाया तो इन चीजों को चेंजेस लाने की जो प्रक्रिया थी, लिंकिंग चेन फ्रॉम फर्म टू फॉर्क, फर्म टू फॉर्क, फर्म मतलब जहां पर उन्होंने फर्म बनाया यानी किसान का फर्म जहां पर इस्तेमाल किया, और ये कंपनियां क्या कर रही हैं, उसे फॉर्क यानी कि खाने की टेबल तक पहुंचा दे रही हैं। तो किसानों को यानी जो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स थे यानी जो फार्मर्स थे, उनमें कई तरह के बदलाव आए, और उन बदलावों में ये लिंकिंग चेन बनाना यानी निचले स्तर से सामान को उठा करके, फार्म से उठा करके और खाने यानी कंज्यूमर्स की मेज तक पहुंचा देना, इस तरह की कई कंपनियां बनी। और ये भी इंडियन इकोनॉमी में ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। और इन सब चीजों को यानी इतने सारे जो प्रोडक्ट नए नए आए तो वो लोगों तक पहुंचे, इसके मार्केटिंग का तो तरीका बदला ही, मार्केटिंग तो चेंज हुआ ही। साथ ही साथ आप लोगों ने सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट भी देखा, बड़े बड़े सुपर मार्केट बनने लगे। मॉल्स में जो है सुपर मार्केट में आप जाते हैं, सारे सामान रखे हुए हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट, यानी एक ही तरह की चीजों की 25 कंपनियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट आपको मिलने लगे। तो ये जो चेंजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें मार्केट से सुपर मार्केट हो गया, फार्म टू फॉर्क तक पहुंच गया, नई नई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, जो कंजम्पशन बास्केट जो है उसमें पूरा चेंज आ गया। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ा कि किसानों के और उपभोक्ताओं को और जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको नुकसान भी ना पहुंचे, किसानों का मोटिवेशन भी बना रहे, और जो हमारे लोग हैं, जो देश की जनता है, उसे सही कीमत पर भोजन भी उपलब्ध होता रहे। इन सब चीजों के बीच एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया अभी निरंतर जारी है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये जो निरंतरता है इसे बनाए रखने में सरकार की नीतियों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगा कि सरकार ने पिछले 15 सालों में, 20 सालों में क्या ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, किस तरह की नीतियों के माध्यम से किसानों को बेनिफिट दिया जा रहा है, और ऐसे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं या क्या चेंजेस आए हैं, जैसे कि जीरो बजट फार्मिंग आया है, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आया, लैंड लीज से रिलेटेड कानून आए, और ऐसे ही कुछ चेंजेस क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने जो चैलेंजेस हैं आज भी, उसके ऊपर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।